तो अभी हमने पिछले पाठ यानी कि कक्षा 6 जिसका पाठ 3 पूर्णांक उसका आधा भाग जाना, यानी पूर्णांक संख्याओं को जोड़ना घटाना और पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट कक्षा 6 गणित सभी पाठ पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही अब हम पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल सीखेंगे। तो ये आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट्स, जहाँ पर पढ़ते हैं आप अपने सभी पाठ, सभी विषय, सभी कॉन्सेप्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं। अब गुणनफल देखते हैं। तो देखिए, पूर्णांक हम समझे थे कि एक तो प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जब उसमें शून्य मिल गया तो वो बन गया पूर्ण संख्याएं। और जब उसके साथ ऋणात्मक संख्याएं भी जुड़ गई, जैसे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, तो ये बन गए पूर्णांक, यानी कि सभी तीनों चीज़ों को मिला दिया गया तो बन गए पूर्णांक। पूर्णांकों की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? इसलिए पड़ी थी कि कुछ ऋणात्मक, जैसे कि टेम्परेचर, तापमान, बहुत अधिक सर्दी पड़ती, जीरो से भी नीचे चला जाता, तो ऐसी संख्याओं को जानने के लिए हमें ऋणात्मक संख्याओं की ज़रूरत पड़ी थी। यहाँ पर हम गुणा कर रहे हैं, तो देखिए ये धनात्मक पूर्णांक है और ये ऋणात्मक पूर्णांक। अब ऋण 3 का ऋण 4 में गुणा करना है। गुणा का अर्थ ही होता है किसी संख्या को बार बार जोड़ना। अब यहाँ पर दो अर्थ हैं, ऋण 3 को 4 बार जोड़ना। अब ऋण 3 को हम 4 बार जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा ऋण 12, क्योंकि ऋण 3 समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं। देखिए ऋण 3 ऋण 3 ऋण 3 ऋण 3 ऋण 12, या हम कह सकते हैं अगर इस तरह गुणा करें निरपेक्ष मान का, निरपेक्ष मान भी हम समझ गए, चाहे धनात्मक पूर्णांक हो चाहे ऋणात्मक, उसका निरपेक्ष मान वो संख्या ही होती है। अब ऋण 12 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ऋण यानी 3 गुणे 4। इस प्रकार ऋण 2 गुणे 5 या 5 गुणे ऋण 2, तब भी उत्तर ऋण 10 आएगा। इसी तरह ऋण 8 गुणे 4 या 4 गुणे ऋण 8, तो उत्तर आएगा ऋण 32। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल ऋणात्मक पूर्णांक ही होता है। अब प्रयास कीजिए, यानी विपरीत चिन्हों का गुणा भी होगा तो ऋणात्मक होगा आंसर, उत्तर। अब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल ज्ञात करने के लिए दोनों पूर्णांकों के निरपेक्ष मानों के गुणनफल के पूर्व ऋण चिन्ह लगाते। तो देखिए, जब भी गुणा करें या जब भी भाग करें तो हमेशा निरपेक्ष मान, जो उसका वास्तविक मूल्य होता है, मान होता है। जैसे 5 गुणे ऋण 4 है तो हम 5 का गुणा 4 में करेंगे, 5 चकू 20, और चिन्ह हम लगाएंगे किसका? ऋण का। अगर ऋण एक जगह, अगर यहाँ भी ऋण 5 गुणे ऋण 4 होता तो ऋण का गुणा ऋण में होने के बाद धनात्मक चिन्ह हो जाता है। यानी एक धनात्मक और ऋणात्मक का गुणा करेंगे तो ऋण में आएगा। यहाँ पर देखिए, धनात्मक का धनात्मक करेंगे तो धन में आया। अब दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, अब यहाँ समझाया गया ऋण 3 गुणे ऋण 4। ठीक है, अब देखिए 4 गुणे ऋण 4, तो 4 को हमने 4 बार 16, और 3 गुणे ऋण 4, तो 4 को 3 बार ऋण 12, और 2 को ऋण 4 तो ऋण 8, और 1 गुणे ऋण 4 तो ऋण 4 ही आएगा। जीरो का किसी भी संख्या में गुणा कर देंगे, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक, उसका उत्तर हमेशा जीरो ही आएगा। ये बात तो निश्चित ही होती है। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। संख्या की रेखा की सहायता से देखिए, यहाँ पर देखिए 4 का गुणा ऋण 4 में, ऋण 4 के बार बार 4 विस्थापन। ठीक है, पहले 1 ऋण 4, फिर 2 ऋण 4, फिर 3 ऋण 4, फिर 4, तो कितना आया? 16। अतः 4 गुणे ऋण 4 16। 3 गुणे ऋण 4 यानी कि ऋण 4 के 3 बार विस्थापन। 3 गुणे ऋण 4 ऋण 12। 2 का गुणे ऋण 4 यानी ऋण 4 का 2 बार विस्थापन। विस्थापन मानी हटना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। संख्या रेखा पर हम देख रहे हैं। अब ऋण 1 गुणे ऋण 4 बराबर धन 4, यानी कि 4 के बराबर 1 व 4 धन 4 के 1 बार विस्थापन। अब देखिए यहाँ पर देखिए, चूंकि ऋण गुणे ऋण 4, यहाँ देखिए तो ऋणात्मक गुणे ऋणात्मक का अर्थ ही होता है धनात्मक। ऋण का धन में बदल जाता है। तो संख्या रेखा पर हम किधर बढ़ रहे हैं? इधर देखिए 1 से 4। ठीक है, ऋण 2 गुणे ऋण 4 यानी कि धन 4 के 2 बार विस्थापन। ठीक है, इसी प्रकार ऋण 3 गुणे ऋण 4 12, ऋण 4 गुणे ऋण 4 16। दो धनात्मक अथवा दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, चाहे धन का गुणा हो चाहे ऋण का। अगर दोनों एक समान चिन्ह के हैं तो उनका उत्तर धनात्मक ही होगा। कोई दो पूर्णांक लेंगे, 3 धन 3 बार ऋण 4, अब 3 गुणे ऋण 4 यानी कि ऋण 12। ठीक है, क्योंकि विपरीत चिन्ह है। देखिए धनात्मक का चिन्ह ऋणात्मक का, तो उत्तर ऋणात्मक में आया। अगर दोनों में ऋणात्मक है तो उत्तर धनात्मक में आएगा।
किन्हीं दो पूर्णांकों के गुणन संक्रियाओं में पूर्णांकों के क्रम के बदलने पर गुणनफल नहीं बदलता। देखिए गुणा का क्रम, चाहे आगे गुणा करिए चाहे पीछे, ऋण 2 गुणे धन 3 गुणे 3 कर लिए फिर 5 करिए, या फिर 3 का पहले 5 में कर लिए फिर ऋण 2 का करिए। देखिए याद रखिए गुणा में कुछ नहीं, गुणा अगर सब जगह गुणा का चिन्ह है, देखिए कोष्टक के बाहर कोई संख्या सब जगह गुणा का चिन्ह है तो आप गुणा कर दीजिए। उसके बाद चिन्हों को देखिए, अगर चिन्ह सम संख्या समान में, जैसे सम संख्या में, जैसे 2 बार ऋण का प्रयोग हुआ तो धन में आएगा, 3 बार अगर ऋण का प्रयोग हुआ चिन्हों का तो उत्तर ऋण में आएगा। अगर विषम संख्याओं के रूप में प्रयोग हुआ ऋण चिन्ह तो उत्तर ऋणात्मक आएगा। अतः 3 पूर्णांकों के गुणन संक्रियाओं में पहले किन्हीं 2 पूर्णांकों के गुणनफल फिर तीसरे पूर्णांक गुणनफल की दशा में उत्तर वही आएगा। ये गुणा का साहचर्य नियम कहता है, साहचर्य नियम याद कर लीजिए। हिंदी में याद करने में थोड़ा कठिन होता है। यदि किसी पूर्णांक में 0 से गुणा करेंगे तो उत्तर हमेशा 0 आएगा, यदि किसी पूर्णांक में 1 से गुणा करेंगे तो उत्तर हमेशा वही पूर्णांक आता है। इसी प्रकार कोई पूर्णांक लेकर उसमें ऋण 1 से गुणा करने पर गुणनफल कीजिए। अब 3 का योगात्मक प्रतिलोम तो चिन्ह बदल जाता है। जैसे योगात्मक प्रतिलोम का अर्थ ही होता है कि वो संख्याएं जोड़ने पर उत्तर 3 आ जाए तो वो योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। जैसे ऋण 4 का योगात्मक प्रतिलोम धन 4 और धन 4 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 4। तो इस तरह से ये जो होता है, इस प्रकार वीडियो को पॉज करके आप ठीक से लिख सकते हैं। आप अपने सभी ये जो लिखा पढ़िए। गणित के अंदर प्रश्नों को करने से पहले, अभ्यास करने से पहले, गणित में जो भी दिया जाता लिखा हुआ ये एक्सरसाइज होती है, इनको करने से पहले बच्चे डायरेक्ट इनको करते हैं। इनको पहले पढ़िए, इसमें सब कुछ दिया रहता है। इसी तरह पहला पूर्णांक गुणे दूसरा पूर्णांक ऋण तीसरा पूर्णांक बराबर पहला पूर्णांक गुणे दूसरा पूर्णांक फिर पहला पूर्णांक गुणे तीसरा पूर्णांक और घटा दीजिए तो उत्तर वही आएगा। रिक्त स्थान को भरिए। अब ये चिन्ह 7 9 11 13 तो 7, फिर यहाँ पर 27, 7 एकम 7, 9 3 27, 11 5 55, यानी 2 2 का अंतर से गुणा हो रहा है। अब यहाँ 13 में 7 का गुणा, 13 7 91 तो 91 उत्तर आएगा। इसी तरह ये भी निरपेक्ष मान गुणा कीजिए। तो गुणा करना है 8 चौकू 32 पंचे। उसके बाद देखिए 2 बार ऋण का प्रयोग हुआ तो उत्तर धनात्मक हो जाएगा। यहाँ 3 बार ऋण का प्रयोग हुआ तो उत्तर ऋणात्मक हो जाएगा। यानी कि 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार तो धनात्मक और 3 बार 5 बार 7 बार इस तरह अगर विषम संख्याओं में ऋण के चिन्ह है तो उत्तर ऋणात्मक ही आएगा। यहाँ पर देखिए ये सभी करिए, ये प्रश्न सभी कर सकते हैं आप। वीडियो को पॉज करेंगे। अब यहाँ देखिए 3 गुणे 7 ऋण 2 गुणे 7। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका उत्तर मांगा गया। इसके 4 विकल्प। अब देखिए 7 का गुणा कर रहे हैं तो हम पहले 7 का 3 करेंगे धन, फिर 7 का 2 में, तो 7 का 3 में फिर धन 7 में 2, ये वाला सही होगा ये, ठीक है। इसी तरह 3 ऋण 2 गुणे 6 का मान, अब 3 से पहले 2 घटाएंगे, 1 बचेगा, 1 का 6 में गुणा करेंगे उत्तर 6 आ जाएगा। इसी तरह इन प्रश्नों को करेंगे, पढ़ेंगे करेंगे। वीडियो को पॉज करें, पढ़ें ठीक से, इन सभी प्रश्नों को करें। इसी तरह भाग गुणा और इसी तरह इनका भाग भी। तो देखिए हमेशा ऋण का भाग ऋण में दिया जाएगा तो उत्तर धन में आएगा। अगर भाग में भी चिन्ह विपरीत हैं तो उत्तर ऋण में आएगा। ये बात आप समझ लीजिए। जिस तरह गुणा वैसे ही ऋण होता है। यदि भाज्य और भाजक समान चिन्ह है तो उत्तर हमेशा धनात्मक ही आएगा, चाहे वो ऋण में हो समान या धन में हो समान। यदि भाजक और भाज्य विपरीत चिन्ह है तो ये भागफल हमेशा ऋणात्मक आएगा, ठीक है। तो ये आप करेंगे। 2 पूर्णांकों का भागफल सदैव पूर्णांक नहीं होता है, यानी कि 2 पूर्णांकों का भागफल सदैव पूर्णांक नहीं होता, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि 3 का 3 में भाग दिया तो उत्तर 1 आया। अब 1 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक तो है लेकिन ये प्राकृतिक संख्या भी है। पूर्णांक हम कब कहते हैं, जब उन सभी ऋणात्मक संख्याएं भी जोड़ ली जाती। पूर्णांक तो है ही, ये इसमें कोई बात नहीं है कि 1 या 0 या ऋण, ये सभी पूर्णांक हैं। किसी शून्येतर पूर्णांक में, अब देखिए जैसे हमने 0 में 1 का भाग दे रहे तो पूर्णांक नहीं, तो ये 0 आ गया, पूर्ण संख्या आ गई, पूर्ण संख्या तक। पूर्णांक हम तभी कहते हैं जब उसमें ऋणात्मक पूर्णांक भी जुड़ जाएं। किसी पूर्णांक में 1 से भाग देने पर भागफल वही पूर्णांक होता है, ठीक है। किसी पूर्णांक में 0 का भाग परिभाषित नहीं है, 0 का भाग परिभाषित है ही नहीं, चाहे धनात्मक में दिया जाए या ऋणात्मक संख्या में दिया जाए। तो इस तरीके से ये सभी प्रश्न हैं, ये सब पढ़ें आप, बहुत ठीक से समझा गया है। और इस तरह आपका ये जो पाठ 2
3 का पूर्णांक रेखा कोष्टक बॉडमास के बारे में और जान लीजिए। इस प्रकार होते हैं, देखिए पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, ये तोड़ते। कोष्टक का तो ये क्रम है, ये रेखा कोष्टक ये सबसे पहले तोड़ते, ये किसी भी संख्या के ऊपर लाइन खींची होती है। उसके बाद छोटा कोष्टक तोड़ेंगे, उसके बाद मझला, उसके बाद बड़ा, ठीक है। और इसी क्रम से रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। उसके बाद फिर कोष्टक के पूर्व अगर धनात्मक चिन्ह तो अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर बाहर कोष्टक के ऋणात्मक चिन्ह तो अंदर के सभी चिन्ह बदलते जाएंगे। जैसे ऋण 4 है, तो जब ये पहले तो इस सवाल को जैसे हमें हल करना, तो पहले तो ये सबसे छोटा कोष्टक तोड़ा, 13 बचे। फिर ये मझला कोष्टक जोड़ा, 13 16 से घटाए 3 बचे। फिर ये बड़ा कोष्टक तोड़ा, 3 में 4 जुड़ गए, 7 हो गए। अब 7 क्या है, 18 से घट जाएंगे, ठीक है, 11 बचा। ये बॉडमास का नियम है, बॉड मास। तो कोष्टक में तो आप समझ गए, रेखा, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा, और इसमें यानी कि डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद फिर एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन यानी घटाना सबसे बाद में काम होगा। तो इन प्रश्नों को आप इस तरह करेंगे। इसी इकाई से हमने सीखा, इतनी सब चीज़ें सीख ली पूर्णांकों के बारे में कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, पूर्णांकों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, शून्य के साथ, और ये सब जो है योजक, तत्सम, तत्समक, और उसके बाद जो है योगात्मक, प्रतिलोम, और इस तरह ये आपकी एक्सरसाइज है। और अब पाठ 4 शुरू होगा, सांख्यिकी। तो 6 के 3 पाठ पूरे हो चुके हैं, और आप अपने विषय सभी पाठ हैं आप पढ़ सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।